हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो जिस तरह से हमने हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अभी हम फ्लो में आ रहे हैं। एक दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि पेपर फर्स्ट पे है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है हमने। हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और पेपर के पहले पहले हमारी प्रिपरेशन और साथ ही साथ टेस्ट यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस सभी कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आज का जो लेक्चर है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो वो होने वाला है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग देखा था, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो पूरे डिटेल में विथ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। अब आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको बताना चाहूँ तो हमने महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम के लिए हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आज से भी अगर आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो आप देख लीजिए और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। एक्चुअली में साइकोलॉजी क्या होती है आप पता कर सकते हैं कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में उसे क्या कह सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी हम साइकोलॉजी का क्यों पढ़ाई करते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो ये वाले प्रिंसिपल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे। तो साइकोलॉजी यानी जब भी हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हम बोलते हैं, यानी कि टीचिंग कौन करता है, टीचर, और किसे करता है, चाइल्ड को। तो उसके रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, सारी की सारी बातें करेंगे। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जो भी हमारे पास स्टूडेंट होता है, ये जो प्रिंसिपल्स है वो किससे रिलेटेड होंगे, स्टूडेंट के साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो भी लोगों ने, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं टीचर्स के स्टूडेंट्स के ऊपर कि किस तरह से उन्हें पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उन्हें ट्रीट करना चाहिए साइकोलॉजी के रिलेटेड। पहले तो जनरल प्रिंसिपल हमने देखे थे, अभी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हम देख रहे हैं। तो उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल अगर हमने फॉलो कर दिए तो हम स्टूडेंट के साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी कुछ पॉइंट्स हम कवर कर देंगे और हमारी जो टीचिंग होगी वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव हो जाएगी। जैसे कि हम सबको पता है, मैं एक टीचर हूँ, कुछ दिनों बाद आप स्टेट के एग्ज़ाम पास हो जाएंगे या फिर नेट के एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो आप भी एक क्या बन सकते हैं, टीचर बन जाएंगे। तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारे जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि उस टीचिंग को हमें इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है, अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, कि उस तरह से, इस तरह से हम स्टूडेंट को पढ़ाएं कि स्टूडेंट सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ भी जाए, उन्हें बोर भी ना हो, और पूरी की पूरी बातें जो यानी कि जो टीचर को करनी चाहिए वो सारी बातें हम कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग देखते हैं। तो चलिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस। अभी सिंपैथी क्या होता है और काइंडनेस क्या होता है ये हमें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंपैथिक एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर is an essential condition for a successful teaching. Students learn more when they are tough in kind and polite manner. A teacher should keep in mind in the shortcoming, limitations and difficulties of a student. यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा गया है कि जब भी हम क्या करें, एज अ टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, काइंड एंड पोलाइट होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए, काइंड एंड पोलाइट। अगर हमारा बिहेवियर काइंड एंड पोलाइट है तो स्टूडेंट को क्या होगा, जो भी टॉपिक हम समझा रहे हैं वो समझने में उन्हें क्या होगी, आसानी होगी, वो ईजिली उस टॉपिक को क्या कर सके, समझ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे माइंड में एक बात सेट कर लेनी चाहिए कि
हमें हमारे जो लिमिटेशंस है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी हमारा सिंपैथिक एटीट्यूड है वो क्या करना चाहिए, एक टीचिंग का पार्ट बनाना चाहिए। तब हमारी टीचिंग क्या हो सकती है, सक्सेसफुल टीचिंग बन सकती है। यानी कि जब भी हम स्टूडेंट को पढ़ाएं तो वो किस तरह से पढ़ाए कि जो भी हम बताना चाहते हैं, जो भी हम उन्हें समझाना चाहते हैं वो उन्हें अच्छी तरह से समझाए। हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह से होना चाहिए, काइंड एंड पोलाइट होना चाहिए। तभी स्टूडेंट्स को क्या होगा, सब कुछ जो हमारी सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस। अगर इस तरह से अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा जो भी टीचिंग का गोल है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। एज अ टीचर हम अपना अच्छे से रोल प्ले भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन में क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि जो हमारी टीचिंग है वो कैसी बने, इफ़ेक्टिव बने, सक्सेसफुल बने। अभी कोऑपरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक दे सकते हैं जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में हम डिस्कस करा सकें। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि कोई टॉपिक पर वहाँ पर हम स्पीच रखवा दें। अगर किसी को डिफ़िकल्टी आई तो वो टीचर से पूछ सकता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी अगर हम एज अ टीचर किसी टॉपिक को पढ़ा भी रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। जब भी हम स्टूडेंट्स के साथ क्या करें, इंटरेक्शन करेंगे, तो हमारा जो गोल है टीचिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से, जब तो हमारे स्टूडेंट के और टीचर के बीच में क्या हो जाएगा, कोऑपरेशन बना रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह से कोऑपरेशन बना रहा तो वहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट्स कि अपने जो भी डाउट्स है वो क्या कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। अगर डाउट पूछेंगे तो हम उनकी टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। वो कैसे, अगर हम बोलते हैं एक टीचर ने कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया, ठीक है, मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं, हमें हमारे टीचर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन उसमें से कोई पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अगर हम वो पॉइंट टीचर को नहीं पूछेंगे तो हमें उसके डाउट्स क्लियर होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो क्या ये टीचिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के भी जो मन में है, जो टीचिंग में है, वो क्या है, डाउट्स है। तो इस तरह से कोऑपरेशन क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, किसके बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच। तभी क्या होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन हमारा परफेक्टली बना रहेगा और हमारी जो टीचिंग है वो क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बन जाता है। तो पहले हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी, नेक्स्ट हमने देखा सिंपैथी एंड काइंडनेस, एंड नेक्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। अभी नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज में क्या होता है, यहाँ पर हमें नेम क्या दिया गया है, रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। अभी रिपीटिशन क्या होता है, जब भी हम कोई टॉपिक एज अ टीचर अगर हम किसी को पढ़ा दें तो वहाँ पर क्या होता है, हम हमारा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर देते, लेकिन अगर हमने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, वही टॉपिक रिवाइज करवा दिया एंड उस पर के वहाँ पर क्या दी, एक्सरसाइज उन्हें दे दी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, होमवर्क दे दिया या फिर एक्सरसाइज हमने दे दी, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, घर पे जाकर उस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर से उन्हें रिपीट हो जाएगा, देन फिर उस पर क्या करेंगे, वो एक्सरसाइज, वो होमवर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज उन स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, ताकि हमारा जो लर्निंग का गोल है वो अच्छे से हो जाए, टीचिंग का गोल कंप्लीट हो जाए, हमारी टीचिंग जो है वो क्या हो जाए, इफ़ेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज यहाँ पर क्या होता है, अगर इसी तरह से अगर कोई टॉपिक स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट क्या पूछ सकता है कि ये वाला टॉपिक हमें क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो रिपीट कर दीजिए। तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रिपीट करना चाहिए। इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, रिटेंशन बनेगा, एंड हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट के लिए वो क्या हो जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो टीचिंग है वो मोर इफ़ेक्टिव बन जाएगी। एंड इस तरह से हमारा जो ये प्रिंसिपल है रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज का, वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा हमारी टीचिंग को क्या बनाएगा, इफ़ेक्टिव बनाएगा, हमारी टीचिंग को क्या बनाएगा, सक्सेसफुल टीचर
टीचिंग बनाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज का ये जो प्रिंसिपल है वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो इस प्रिंसिपल में हमें क्या करना चाहिए, एज अ टीचर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि अगर हमने स्टूडेंट को क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो उसका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के प्रति, स्टडी के प्रति क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिलेटेड टू स्टडी वो क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, स्टूडेंट क्या होगा, अटेंटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो स्टडी भी करे, उसका इंटरेस्ट भी बना रहे, और वो इंटरेस्ट के साथ स्टडी करे, ताकि हमारी जो टीचिंग गोल है, हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास है, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि इस चीज़ के लिए, कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर जो भी नॉलेज है वो क्या होगी, डेवलप होगी, उसके उनके बीच में उनके अंदर क्या होगी, क्रिएटिविटी जनरेट होगी, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम इनोवेशन, अभी इनोवेशन का न्यू आइडिया चल रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि वो कुछ नया बनाए, कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप करे, ताकि उनका जो नॉलेज है वो भी बढ़ जाए, उनके अंदर कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी बनी रहे, और वो अच्छे से सभी कुछ बातें नए नए तरीके से सीख सके। तो ये सारी बातें क्या करनी चाहिए, टीचर को करनी चाहिए, ताकि जो अपने स्टूडेंट के अंदर नॉलेज है, टैलेंट है, वो बना रहे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम ऑफ टीचर ऐसा करते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि जो भी स्टूडेंट, अगर जो भी वो टीचर बताते हैं, अगर उसी तरह से अगर उन्होंने किया तो वो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें स्टूडेंट को ऐसा फील करवाना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए कि वो कुछ नया बनाए। हम जो बना रहे हैं वो तो हम कर ही सकते, लेकिन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कुछ नया बनाना चाहिए, कुछ नए आइडियाज़ ट्राई करने चाहिए। इससे उनकी आइडिया भी इंक्रीज़ होंगी, उनकी मेंटालिटी भी इंक्रीज़ होंगी, उनकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ होंगी, उनको इंकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह से उनके बीच में उनके अंदर जो भी एबिलिटीज़ है वो भी उन्हें पता चल जाएगी। तो इस तरह से टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें कुछ न्यू, ओरिजिनल एंड इमेजिनेटिव आइडियाज़ देनी चाहिए, ताकि उन्हें जो है क्रिएटिविटी उनके अंदर की वो पता चल सके। तो ये प्रिंसिपल है हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो प्रिंसिपल है क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का, वो हमें फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। यानी कि इसमें क्या होता है, इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग में टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए। किस चीज़ के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, सेल्फ स्टडी कर सके। यानी कि उनके बीच अंदर जो भी क्रिएटिविटी है सेल्फ स्टडी करने की, वो उन्हें पता चले। देन नेक्स्ट वो खुद के नोट्स खुद बना सके। अब और जो भी पॉइंट हम खुद से अगर पढ़ते, थोड़ा बहुत अगर टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया और देन हमने अगर उस पर सेल्फ स्टडी करवा दी, तो हमारा जो टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी बन जाती है। तभी बताते हैं कि अगर हम सेल्फ स्टडी करें तो हमारी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, टीचर ने जो भी बताया है वो हमें पहले देख लेना चाहिए किस तरह से हम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो उसको
सेल्फ स्टडी करके रिवाइज करके अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे हमारी जो हमारे अंदर जो सेल्फ स्टडी की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए और टीचर को इसके लिए क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर अगर पॉसिबल हो सके तो खुद ही उन्हें कुछ गाइडेंस कर देना चाहिए, ताकि वो जो है सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतने प्रिंसिपल जिस हम देखे हैं अभी तक, यहाँ तक कि हमने पूरे प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिए। अभी जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है वो भी हम पूरे अच्छे से देख लेते हैं। आपको यहाँ तक के समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में जाना है और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि क्या डाउट यहाँ पर आपको आया है, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, ग्रुप डायनेमिक यानी क्या होगा, जो भी हमें पढ़ाई करनी है, जो भी हमें स्टडी करनी है वो कहाँ पर करनी चाहिए, ग्रुप में करनी चाहिए। अगर हमने ग्रुप में स्टडी कर दी तो टीचर जो पॉइंट्स पढ़ाते हैं वो सारे पॉइंट्स हम एक एक करके सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि एक बहुत छोटे बहुत आइडिया जो है वो टीचर हमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आइडिया हमें क्या कौन प्रोवाइड करेगा, टीचर हमें प्रोवाइड कर देंगे। देन वो कुछ ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप के बीच में हमें क्या करना होता है, डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन आपने अभी तक किया होगा, सेम उसी तरह से। तो वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है साइकोलॉजिकल टीचिंग का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टूडेंट की क्या साइकोलॉजी है, किस तरह से कितना उन्हें समझ में आ रहा है, क्या पॉइंट्स वो न्यूली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें वो ग्रुप टीचिंग का, ग्रुप स्टडी का जो है वो बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हमें जो है हमारे कॉलेज लाइफ में, हमारे ग्रेजुएशन की लाइफ में, या फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइफ में हमें क्या करने के बोलते थे, ग्रुप डिस्कशन। तो वो क्या था, प्रिंसिपल था, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग था। इसीलिए हमें क्या करवाया जाता था, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ग्रुप डिस्कशन से हमारी जो है साइकोलॉजी इंक्रीज हो जाती है और जो है रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। फॉर अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट हमें क्या करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी में भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पर हमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन का एक पॉइंट रहता है। तो हमें वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो उस इंटरव्यूअर को क्या होती है, पता चल जाती है। ठीक है, इसलिए हमें ग्रुप डिस्कशन इतना इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीएनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फीडबैक से तो हमें पता चल रहा है कि क्या इसमें होगा, और रीएनफोर्समेंट यानी क्या होता है। तो चलिए जानते हैं रीएनफोर्समेंट और फीडबैक का प्रिंसिपल क्या कहता है। तो फीडबैक का तो हमें पता चल रहा है। देन रीएनफोर्समेंट यानी यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई टेस्ट, हम कोई भी टॉपिक यहाँ पर जब हम लेते हैं, यानी कि टेस्ट लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन लेते हैं, तो हमें एज अ टीचर क्या करना चाहिए, वहाँ पर उसका रिज़ल्ट हमें डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे और जो भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्हें प्राइजेस या फिर ग्रेड या फिर अदर कुछ वर्क, इंसेंटिव वर्क्स अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उनका मोटिवेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उन्हें क्या इनकरेज फील होता है और वो फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सेम उसी तरह से जब किसी स्टूडेंट को अच्छी ग्रेड नहीं मिलती या फिर उन्हें प्राइज़ नहीं मिलता तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, या सर हमें प्राइज़ नहीं मिला, तो वो उस प्राइज़ को पाने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, फीडबैक एंड रीएनफोर्समेंट यहाँ पर करना चाहिए, ताकि हमें जो है स्टूडेंट को क्या करें, हम मोटिवेट कर सकें। ये भी एक बहुत ही अच्छा वे है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं बाय गिविंग देम प्राइज, ग्रेड एंड अदर इंसेंटिव वर्क। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी इनकरेज करना है स्टूडेंट को, तो उस तरह से हम इनकरेज कर सकते हैं बाय गिविंग द फीडबैक एंड रीएनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीएनफोर्समेंट।
देन नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंस, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। वो किस तरह की ट्रेनिंग हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, सेंसेस के वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें ट्रेनिंग क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हमने वहाँ पर ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड कर दी तो हमारी जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो है वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग टीचिंग टू सेंस, ये वाला फॉलो करना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए सेंसेस के लिए। अगर ये हमने कर दिया तो हमारी टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बन सकती है। तो इसलिए हमें ट्रेनिंग करना चाहिए सेंसेस को, ट्रेनिंग टू सेंसेस हमें प्रोवाइड कर देना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग एंड टेस्ट। यानी कि चेंज एंड टेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि हम जो भी स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं या फिर हम स्टूडेंट को हमने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, तो हमें क्या करना चाहिए, एक वीक में या फिर एक मंथ में या फिर 15 डेज़ में हमने क्या करना चाहिए, स्टूडेंट की एक टेस्ट लेनी चाहिए। तभी हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है, किसका कितना लर्निंग गोल है, किसका माइंड सेट हो। और साथ ही साथ अगर हमने टेस्ट रखवा ली तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वहाँ पर हमारी जो स्टडी होंगी वो फिर से रिपीट करेंगे, तो हाँ उनका जो भी टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। उनके माइंड में जो भी हमने पढ़ाया था तो उनसे क्या कर सकते हैं, वो रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड टेस्ट, इसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर हम टेस्ट वहाँ पर रखवा देंगे तो हमारा जो भी टीचिंग का गोल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इसीलिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, ताकि जो है उस स्टूडेंट को अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। वहाँ पर वो प्लान कर लीजिए, टीचर को प्लान कर लेना चाहिए किसी टेस्ट के लिए और उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड टेस्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना नहीं भी चाहता हो तो टीचर को क्या करना चाहिए, उस स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए, किसके लिए, स्टडी के लिए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू मेक द पीपल रेडी फॉर लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट को लर्निंग के लिए रेडी करना ये किसकी ड्यूटी है, एक टीचर की ड्यूटी है। अगर वहाँ पर वो टीचर फेल हो जाता है किसी स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए, तो उसकी जो टीचिंग है वो भी वहाँ पर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अपने तरीके से जिस तरीके से भी हो सके टीचर को क्या करना चाहिए, वहाँ पर स्टूडेंट को लर्निंग के लिए, स्टडी के लिए एनकरेज कर लेना चाहिए। रेडीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर इज इसेंशियल फॉर अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी लर्निंग का हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी लर्निंग का गोल है उसे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट करेगा देन टीचिंग का जो गोल है वो कंप्लीट कर सकता है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद। इस तरह से हम हमारे टीचिंग और लर्निंग दोनों के गोल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इतने प्रिंसिपल हमने आज देख लिए। तो क्या क्या था हमारे प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस, देन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, principle of creativity and self-expression, principle of encouraging self-learning, principle of group dynamic, principle of feedback and reinforcement, principle of providing training to sense, next है हमारे पास principle of change and test, and last one is the principle of readiness। तो इस तरह से हमें जो है हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल है वो फॉलो करने चाहिए। तो इस तरह से हमने दो प्रिंसिपल्स देखे थे। पहले हमने देखा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट अभी हमने देखा है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स है वो कमेंट में पूछ लेना है आपको। ठीक है, और
हम बहुत ही जल्द हमारे लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे जो है वीडियोस को लाइक कर देना है। अगर आप सब लोगों का सपोर्ट मिला तभी हम हमारे जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप हमारे क्लासेस जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर आपके हो रहे हैं, आपको जो भी क्लासेस जो भी जिस भी टॉपिक पर चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आपकी एक ड्यूटी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। हमें आपकी तरह से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मोटिवेशन आपकी लाइक से ही मिलता है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और सेट एग्ज़ाम की फॉर्म की लास्ट डेट नज़दीक आ रही है, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म किस तरह से भरना है इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप चाहते हैं तो आई बटन में भी उसके लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप जाकर उससे चेक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।